दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आईसी गेट पे जो आपको रजिस्ट्रेशन होता है उसका क्या प्रोसेस होता है और रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको एडी कोड जो लेना होता है, यानी कि एडी कोड जो होता है ऑथराइज डीलर कोड जो होता है, जो कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि आपको इंटरनेशनल जो भी आपके ऑर्डर डिस्पैच करने होते हैं उसके लिए उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बिना आप कोई भी अपने ऑर्डर्स जो होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है नहीं कर सकते हैं इंडिया से बाहर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आईसी गेट पे आपको रजिस्ट्रेशन अगर करना होता है तो इसके लिए आपको डीएससी कंपलसरी है, यानी डिजिटल जो सर्टिफिकेट होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो डीएससी होता है, उसके बिना आप आईस गेट की वेबसाइट है इस पे आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको वो चीज़ होती है कि आपको अपना डीएससी लेना होगा, और डीएससी लेने का क्या प्रोसेस है मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आईस गेट जो ये वेबसाइट है इसके होम पेज पे हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन करने पर इसमें दो ऑप्शन दिखाता है, न्यू वेबसाइट और ओल्ड वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ न्यू वेबसाइट। मैंने न्यू वेबसाइट सेलेक्ट किया, और इसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है रजिस्टर्ड नाउ पे। तो रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे करना है फ्रेश रजिस्ट्रेशन डोंट हैव रेफरेंस आईडी। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये सिंपल सी स्टेप्स होती हैं जो कि आपको इजी वे में आप इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम आपको कहाँ आएगी वो मैं बता देता हूँ कि जब तक आपके पास डीएससी नहीं होता है तो इस स्टेप को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो डीएससी आपको सबसे पहले लेना है और उसी के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो ये तो हो गया कि इसमें रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के साथ ही आपको डीएससी जब मिल जाता है तो डीएससी मिलने के बाद में आपको एक ऑथराइजेशन जो लेटर होता है उसमें आपको अपनी तरफ से सेल्फ डिक्लेरेशन होती है वो देनी होती है। और ऑथराइज लेटर जो होता है, यानी कि ऑथराइजेशन जो लेटर होता है उसकी एक फॉर्मेट होती है। वो फॉर्मेट कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये यूज़र मैनुअल है इसी की, और ये 28 पेज की है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें इसमें इनकी गाइडलाइन है कि आप डीएससी किस तरह से लेंगे, क्या उसमें सारे उसका सेटअप का क्या प्रोसेस है, इसके साथ ही सारी कंप्लीट इन्होंने अपनी गाइडलाइन दी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो सबसे लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ जो ऑथराइजेशन जो होता है, यानी कि आप सबसे लास्ट में देखेंगे इसमें तो यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर होता है। यानी कि जब भी आप अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो ऑथराइजेशन लेटर इन्होंने फॉर्मेट दी गई है, इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर आपको ये डाटा कॉपी पेस्ट करना है। जहाँ जहाँ इन्होंने ये अपने दिए हुए हैं कि आपको जो ब्लैंक दिया हुआ है आपको अपना नेम देना है, कंपनी का नेम देना है, आपकी स्टैम्प जो भी है वो लगा के साथ में आपको डिक्लेयर करना है। और ये सारी चीज़ें आपको अपने जो कंपनी या फर्म जो भी आपकी होती है उसके लेटर हेड पे आपको देना है, और लेटर हेड पे कंप्लीट करके विथ स्टैम्प और सिग्नेचर आप इनको सबमिट करेंगे। अगर आप लेटर हेड पे नहीं देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा आईस गेट की वेबसाइट के थ्रू। यहाँ पर ये केस मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला जो ऑथराइजेशन लेटर था मैं जो अपने लेटर हेड पे मैंने नहीं दिया था, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था तो यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन रिजेक्टेड, यानी कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन था फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे डीएससी मेरे को मिल गया था। डीएससी मिलने पर मैंने जब अप्लाई किया तो अप्लाई करने पर इन्होंने मेरा जो यहाँ पे रिजेक्ट किया। रिजेक्ट क्या कहते हुए किया ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये जो होता है कि लेटर हेड पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका लेटर हेड पे होना चाहिए, और आपकी जो फर्म होती है उस फर्म के नेम के अंदर जो है पूरी की पूरी डिटेल्स जो होती है वो होनी चाहिए। अगर लेटर हेड पे अगर आप नहीं देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर ये साफ साफ इन्होंने ये लिखा है, मेल के अंदर देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्ट करने की वजह क्या थी कि मैंने अपना जो ये ऑथराइजेशन लेटर मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पर ये वाला यूजर मैनुअल के अंदर ये मैंने अपने लेटर हेड के अंदर नहीं दिया था, तो इस वजह से इन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया। दोबारा जो अप्लाई किया इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा जो आईस गेट ने है रजिस्ट्रेशन मेरा अप्रूव्ड हो गया। तो अप्रूव्ड होने का मतलब है कि आईस गेट ने मेरे को अपना एक यूज़र आईडी यहाँ पे दे दिया। आईडी के साथ में उन्होंने पासवर्ड भी मेरे को अलॉट कर दिया है। और अब यहाँ पर ये क्या होता है कि मैंने अपने कंपनी का जो मेरी फर्म है प्रोप्राइटरशिप है उसमें मैंने लेटर हेड के अंदर जो उनके ऑथराइजेशन लेटर की जो फॉर्मेट थी उस फॉर्मेट के अंदर सारा सब कुछ कंप्लीट करके मैंने आईस गेट की जो वेबसाइट थी यानी उसके थ्रू मैंने इसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में जब आप सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको आईस गेट का यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिलता है।
तो अब ये वाला जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, मैं इसी को अब साइन इन करके आपको दिखा देता हूँ, और इसी के साथ में आप एडी कोड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे उसका भी मैं प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। तो वापस मैं आ जाता हूँ अपनी आइस गेट की वेबसाइट पे, और यहाँ पर अब मैं कर देता हूँ वापस जो न्यू वेबसाइट थी इसी के अंदर मैं लॉगिन पे। तो बैक जाके अब यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि अब आईडी और पासवर्ड मेरे पास है, तो जो आईडी मैंने कॉपी किया था उसी को पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर पासवर्ड जो था, पासवर्ड मैंने इसका फिर चेंज कर दिया था, तो नया पासवर्ड मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ। और इसी के साथ मैं यहाँ पर कर देता हूँ लॉगिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आइसगेट का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है, तो कुछ इस तरह से इसकी जो फॉर्मेट होती है। और यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि अपनी प्रोफाइल सबसे पहले कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पर जब आप इस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे मेरी प्रोफाइल 100% कंप्लीट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अपनी प्रोफाइल के अंदर आपको फोटो और एड्रेस जो होता है वो आपको अपडेट करना होता है। तो ये सारी कंप्लीट करने के बाद में आपकी जब 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आपको जो अपने सारी जो बाकी के सर्विसेज होती हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एडी कोड के लिए अप्लाई करना है। तो एडी कोड के लिए अप्लाई करने पर आप यहाँ पे प्रोफाइल जो होता है स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये होता है व्यू योर प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर जो होता है सबसे सेकंड नंबर का जो ऑप्शन होता है रोल डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको ये प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे आपका होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर आपको ये सेलेक्ट करना है। और इसके अंदर आपकी कौन सी जो सर्विसेज होती है, सर्विसेज का मतलब ये होता है कि आपको इसमें कस्टम लोकेशन, तो कस्टम लोकेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे मैंने यहाँ पे कस्टम लोकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे जो नियरेस्ट जो होती है, यानी कि कौन सी पोर्ट आपकी नियरेस्ट होती है, जो भी आपका स्टेट होता है या जिस भी एरिया में आप रहते हैं, तो वो कौन सी ऐसी आपकी लोकेशन है जहाँ से कि आपका कस्टम का जो भी माल होता है, यानी एयरपोर्ट है या कोई आपका शिपिंग का कोई पोर्ट होती है, तो वो जो भी होता है तो वहाँ से आप इसमें ऐड करेंगे, ऐड न्यू कस्टम लोकेशन। तो यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली का यहाँ पे देखेंगे मेरा जो कोड है INDEL4, यानी कि मेरा यहाँ पे जो एयरपोर्ट का जो है शिपमेंट होती है, यहाँ पे इसका कोड यहाँ पे दिया गया है, दिल्ली का है। तो यहाँ पर आप इस तरह से जो भी आपकी लोकेशन होती है उस लोकेशन को आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद ही आप अपना एडी कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। यहाँ पे रोल डिटेल्स के अंदर जाके आपको ये सेलेक्ट करना है, ऐड कस्टम लोकेशन में जाके सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको सर्च करना होता है या उसकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से वो लोकेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में होता है आपकी बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे सेकंड नंबर का जो ऑप्शन होता है, ये देखेंगे कि फॉरेन रेमिटेंस जो होता है, इसमें एसी यानी अकाउंट जो होता है उसका एडी कोड। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो है अभी एडी कोड के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई करने पर यहाँ पे केवल अभी आप देखेंगे सारी स्टेप्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ पे कस्टम की तरफ से जो है वो अभी पेंडिंग है, यानी कि स्टेटस आप देखेंगे एट कस्टम्स। जब ये कस्टम की तरफ से जो होता है, यानी कस्टम्स जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से क्लियर हो जाएगा, तो मेरे को एडी कोड जो है इशू कर दिया जाएगा। और एडी कोड इशू होने के बाद में मैं अपने स्टोर पर जो इंटरनेशनल जो शिपिंग होती है उसकी मैं सर्विसेज को एक्टिवेट करवा सकता हूं। लेकिन बिना एडी कोड के आप अपनी जो है इंटरनेशनल शिपिंग की जो है सर्विसेज को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं अपने स्टोर पे। तो इसी के प्रोसेस मैंने आप कैसे कंप्लीट किया वो चीज़ आपको बता देता हूं। जैसे क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्लीट कर चुका हूं, तो यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस शो कर रहा है। तो यहाँ पे करना होता है आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट। यहाँ आपको अपना जो भी बैंक होता है उसका नेम आपको टाइप करना है। जैसे मेरा आरबीएल बैंक था, तो मैंने आरबीएल बैंक यहाँ पे सेलेक्ट किया। आरबीएल बैंक जो होता है ये सेलेक्ट करेंगे। ब्रांच आपकी कहाँ पे होती है, जो भी ब्रांच आपकी होती है, जैसे मेरी ब्रांच अशोक विहार की है तो मैं यहाँ पे अशोक विहार सेलेक्ट करता हूँ। तो ये ब्रांच का आप देखेंगे एडी कोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जो भी बैंक आपका होता है उसका एडी कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आप देखेंगे आपका जो बैंक का जो नंबर होता है वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो अभी क्या होता है कि जैसे मेरे को अभी बैंक का नंबर मैं अभी यहाँ पे फीड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो है अपना सबमिट कर चुका हूँ। लेकिन एज ए डेमो अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस बैंक में जाके जो मेरा बैंक का अकाउंट नंबर था उसी को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। जैसे ये मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के साथ ही मैं जैसे कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एडी कोड के लिए बैंक अकाउंट, और यहाँ पे मैंने अपना आरबीएल सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे होता है मैंने ब्रांच सेलेक्ट की अशोक विहार जो मेरी ब्रांच होती है उसके, और यहाँ पे एडी कोड आ गया। मैंने यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल यहाँ पे डालता हूँ,
और इसके बाद में यहाँ पे देखिए कस्टम लोकेशन, क्योंकि जब तक आप मैंने जो कस्टम लोकेशन आपको दिखाया था तो वो कस्टम लोकेशन अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो जब तक आपका जो है यहाँ पर ये शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कस्टम लोकेशन आप कैसे ऐड करेंगे वो मैं अपनी इसमें थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया था। और इसी के अंदर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप। अब डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, एक तो फोटो पासबुक ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक अकाउंट होता है उसकी फोटो पासबुक होती है वो, और या फिर बैंक का जो लेटर हेड होता है या किसी भी तरह से कोई सर्टिफाइड होता है तो ये बैंक से भी आप इशू करवा सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिया फोटो पासबुक, ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको अटैच करने का जो प्रोसेस होता है यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे अटैच करेंगे तो जो भी आपका, जैसे मैंने अभी चेक जो होता है यहाँ पे कैंसल्ड चेक जो होता है आप देखेंगे कैंसल्ड चेक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि ये वाला जो कैंसल चेक होता है, अब ये इसको अगर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ तो ये वाला वो चेक था जो कि मैंने सबमिट किया था, ये वाला कैंसल चेक है। और इसके अंदर आप देखेंगे मैंने डीएससी का जो डिजिटल सिग्नेचर है वो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बिना डीएससी के, अगर मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, डीएससी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल सा इसमें डीएससी ऐड नहीं है। तो अगर मैं इस वाले को जो है ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया और ओपन करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैं इसको वेरीफाई करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वेरीफाई कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि मेरा जो डीएससी है वो इसमें ऐड नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, जो भी अटैच करते हैं तो उसमें आपको डीएससी यानी डीएससी आपका डिजिटल सिग्नेचर आपको उस फाइल के अंदर ऐड करना होता है। यहाँ पर इसकी फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर होता है इसके अंदर आपको ये ऐड करना होता है। तो यहाँ से मैं डीएससी के ऐड किया हुआ ये वाला मैं लेता हूँ और इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के साथ ही ये एआरएन नंबर, जैसे मैं इसको वेरीफाई करूंगा तो वेरीफाई करने के फिर क्या होता है कि ये एआरएन नंबर जो आप देखेंगे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। यानी कि एआरएन नंबर जो होता है कि जैसे आपका डिजिटल सिग्नेचर अगर आप अपनी फाइल में ऐड कर देते हैं तो ये एआरएन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। और जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तो आप देखेंगे कि स्टेटस मेरा जो है वो पेंडिंग जो दिखा रहा है। ये प्रोसेस आप कंप्लीट करके अपना एडी कोड आप ले सकते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ। तो वापस मैं आ जाता हूँ बैक, और बैक आने पर यहाँ पर क्योंकि मैंने इसका अप्लाई जो है आज ही किया था और आज ही मुझे जो है आइस गेट की जो वेबसाइट होती है इसकी तरफ से यूज़र आईडी और पासवर्ड मुझे अलॉट किया गया था। तो इसी का प्रोसेस दोस्तों, ये आपका सिंपल सा जो प्रोसेस होता है कि आइस गेट की वेबसाइट पे आप जाएंगे, जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन जो करते हैं उसमें आपको एक स्टार्टिंग की सिंपल प्रोसेस होती है। उन प्रोसेस को कंप्लीट करने पर मैं फिर कहता हूं कि विदाउट डीएससी के आप इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और जब आपको डीएससी मिल जाता है, मिलने के बाद में आप अपना एडी कोड इसके अंदर ले सकते हैं। और वो भी आपको जब आइस गेट की वेबसाइट से आपको यूज़र और नेम और पासवर्ड आपको अलॉट कर दिए जाते हैं तो उसी बेस पे आप इसमें साइन इन करके एडी कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही मेरा स्टेटस पेंडिंग है अभी यहाँ पे, अगर कस्टम जो होता है डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे ही अप्रूव होता है तो मैं आपको इसका जो सर्टिफिकेट की जो फॉर्मेट होती है या एडी कोड जो होता है किस तरह का किस फॉर्मेट में होता है वो अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको इसका अपडेट दूंगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एडी कोड से रिलेटेड मेरी वीडियो थी, और इसके साथ ही आइस गेट का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था उसकी कुछ गाइडलाइन आपको फॉलो करनी होती है। उन गाइडलाइन को फॉलो करके और जो ऑथराइजेशन लेटर होता है उसकी फॉर्मेट भी मैंने आपको दिखा दी थी, उस फॉर्मेट को कंप्लीट करके आप आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी कुछ गाइडलाइन है उनको आप फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद ही अपना आइस गेट की वेबसाइट पे आप अप्लाई करें। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आइस गेट की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन और एडी कोड से रिलेटेड मेरी वीडियो थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।